वेलकम टू टॉपर की पाठशाला। आज हम अपनी क्लास में भारत में हुए कर्नाटक युद्धों को डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आजकल लगभग हर एग्जाम में कोई ना कोई सवाल बन ही रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे सामने भारत के इतिहास का वो पन्ना है जहां दो यूरोपीय कंपनियां सिर्फ मसालों और कपड़ों के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुकद्दर के लिए लड़ रही थीं। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक युद्धों की। बिल्कुल, और ये सिर्फ कुछ लड़ाइयां नहीं थीं, ये तो एक शतरंज का खेल था। हाँ, जिसकी बिसात भारत में बिछी थी, लेकिन जिसके खिलाड़ी और नियम वो यूरोप से तय हो रहे थे। सही कहा। हमारे पास जो जानकारी है वो इसे एक ऐसी कहानी बताती है जिसमें व्यापार, राजनीति और सैन्य रणनीति का एक जबरदस्त मिश्रण है। और ये कहानी असल में दो लोगों की है। अच्छा। हाँ, एक फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूप्ले जिसका सपना था भारत को पेरिस से चलाना, और दूसरा एक ब्रिटिश क्लर्क रॉबर्ट क्लाइव जो बाद में कमांडर बना और जिसने कह सकते हैं कि इस सपने को चकनाचूर कर दिया। मतलब इनकी निजी दुश्मनी ही कर्नाटक युद्धों की कहानी है। काफी हद तक। तो चलिए इस उलझी हुई कहानी को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि कैसे व्यापार करने आई एक कंपनी भारत की मालिक बन बैठी। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि मैदान में सिर्फ ब्रिटिश और फ्रांसीसी ही क्यों बचे? भारत में तो पुर्तगाली भी थे, डच भी थे। वो इस बड़ी लड़ाई से बाहर कैसे हो गए? देखिए, ये एक तरह से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था। जो छोटी कंपनियां थी जैसे डेनमार्क की, वो तो पहले ही इस दौर से बाहर हो गई। ठीक है। पुर्तगालियों का दबदबा भी तब तक काफी कम हो गया था, और ऊपर से ब्रिटिश शाही परिवार से उनके वैवाहिक संबंध बन गए थे, तो वो टकराव से बचते रहे। और डच तो उन्हें अंग्रेजों ने 1759 में बेदरा की लड़ाई में एक निर्णायक हार दी। अच्छा। जिसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान इंडोनेशिया पर लगा दिया। तो अब देखिए, 18वीं शताब्दी के मध्य तक भारत के भविष्य पर कब्जे के लिए सिर्फ दो ही दावेदार बचे थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और एक बात जो हमेशा कंफ्यूज करती है वो है नाम, कर्नाटक युद्ध। इसका आज के कर्नाटक राज्य से तो कोई लेना देना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। उस जमाने में कोरोमंडल तट और उसके आसपास के भीतरी इलाकों को यूरोपियन लोग कार्नेटिक कहते थे। कार्नेटिक? हाँ, कार्नेटिक। ये असल में हैदराबाद के निजाम के तहत एक सूबा या प्रांत हुआ करता था। अच्छा। और हिंदी में बोलचाल में ये कार्नेटिक ही कर्नाटक बन गया। ये तीनों युद्ध इसी तटीय इलाके पर नियंत्रण के लिए हुए थे। तो अब मंच तैयार है। चलिए पहले युद्ध पर आते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इसकी चिंगारी भारत में नहीं बल्कि यूरोप में लगी थी। हाँ, यूरोप में ऑस्ट्रिया के सिंहासन को लेकर एक युद्ध छिड़ा हुआ था। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। बिल्कुल। ऑस्ट्रिया के राजा की मृत्यु के बाद यूरोप में इस बात पर लड़ाई छिड़ गई कि उनकी गद्दी पर कौन बैठेगा, और इस लड़ाई में ब्रिटेन और फ्रांस आमने सामने थे। तो जब वो यूरोप में लड़ रहे थे तो उनकी दुश्मनी भारत तक भी आ पहुंची। हाँ, भारत में भी तनाव बढ़ गया। 1746 में कॉमोडोर बार्नेट के नेतृत्व में एक ब्रिटिश नौसैनिक बेड़े ने कुछ फ्रांसीसी व्यापारिक जहाजों पर कब्जा कर लिया। और फ्रांसीसियों ने इसका जवाब कैसे दिया? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उसने जवाब में अंग्रेजों के जहाज नहीं, उनका पूरा शहर ही छीन लिया। क्या? हाँ, उसने मद्रास पे कब्जा कर लिया। वाह, मतलब अंग्रेजों ने उनके जहाज पकड़े तो उन्होंने जवाब में उनका पूरा शहर ही छीन लिया। यही डुप्ले का अंदाज था। वो सिर्फ एक व्यापारी नहीं था, वो एक साम्राज्यवादी था। उसने तुरंत मॉरिशस से मदद बुलाई और अंग्रेजों के सबसे अहम ठिकाने मद्रास पर घेरा डाल दिया और उसे जीत लिया। अंग्रेजों के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है, सेंट थॉमे का युद्ध। ये लड़ाई फ्रांसीसियों की अंग्रेजों से नहीं बल्कि कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नवाब उस इलाके का शासक था। उसने दोनों कंपनियों को अपनी जमीन पर लड़ने से मना किया था। अच्छा। जब डुप्ले ने मद्रास पर कब्जा किया तो नवाब ने उसे शहर खाली करने को कहा। डुप्ले ने वादा किया कि वो शहर नवाब को सौंप देगा, लेकिन वो अपनी बात से मुकर गया। बिल्कुल, अपनी बात से मुकर गया। इससे नाराज होकर नवाब ने अपनी 10,000 सैनिकों की एक विशाल सेना फ्रांसीसियों को खदेड़ने के लिए भेज दी। 10,000? और फ्रांसीसी सेना तो बहुत छोटी थी। बहुत छोटी। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में मुश्किल से कुछ 100 फ्रांसीसी और भारतीय सैनिक थे। लेकिन यहीं पर इतिहास ने करवट ली। कैसे? ये सिर्फ हथियारों की जीत नहीं थी, ये अनुशासन की जीत थी।
आप सोचिए, एक तरफ नवाब की 10,000 लोगों की भीड़ जैसी सेना और दूसरी तरफ महज कुछ 100 फ्रांसीसी सैनिक जो एक साथ एक कमांड पर एक लय में गोलियां चला रहे थे। उस दिन भारतीय राजाओं ने पहली बार देखा कि एक छोटी अनुशासित यूरोपीय सेना एक विशाल भारतीय सेना पर कितनी भारी पड़ सकती है। लेकिन इस शानदार जीत के बावजूद युद्ध का अंत तो यूरोप में ही तय हुआ। हाँ, एक्सला-शेपल की संधि हुई और मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल गया। तो मतलब पहला दौर बराबरी पर छूटा। कागज पर तो हाँ, फ्रांसीसियों को मद्रास लौटाना पड़ा, जिसके बदले में उन्हें उत्तरी अमेरिका में अपना एक क्षेत्र वापस मिला। हाँ। लेकिन भारत में जमीनी हकीकत बदल चुकी थी। फ्रांसीसियों को अपनी सैन्य ताकत का अंदाजा हो गया था और अंग्रेज समझ गए थे कि ये सिर्फ व्यापारी नहीं, एक गंभीर खतरा है। और दूसरे दौर की नींव रखी जा चुकी थी। बिल्कुल। और दूसरा युद्ध भारत की अपनी राजनीति की वजह से शुरू हुआ। इस बार हैदराबाद और कर्नाटक दोनों जगहों पर गद्दी के लिए जंग छिड़ गई। हाँ, डुप्ले ने सेंट थोमे की लड़ाई से एक बात तो सीख ली थी कि भारतीय राजाओं को हराया जा सकता है। हाँ, और अब उसने एक कदम आगे की सोची, क्यों ना उनकी अंदरूनी लड़ाइयों में दखल देकर उन्हें अपनी कठपुतली बना लिया जाए। हुआ ये कि हैदराबाद में निजाम की मौत के बाद उनके बेटे नासिर जंग और पोते मुजफ्फर जंग में गद्दी के लिए लड़ाई शुरू हो गई। और उसी समय कर्नाटक में भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। ठीक उसी समय कर्नाटक में नवाब अनवरुद्दीन और पूर्व नवाब के दामाद चंदा साहिब की बीच तनातनी चल रही थी। एक मिनट, मतलब फ्रांसीसी कंपनी अब भारत में किंग मेकर बन रही थी? ये तो सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी थी। यही तो डुप्ले की दूरदर्शिता थी। उसने देखा कि इन भारतीय शासकों को सैन्य मदद की जरूरत है और वो मदद फ्रांसीसी कंपनी दे सकती थी। बिल्कुल। और बदले में उसे क्या मिलता? पैसा, जमीन और व्यापार में छूट। तो उसने एक टीम बनाई, हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंदा साहिब। और जाहिर है अंग्रेजों ने विरोधी टीम को चुना। हाँ, उन्होंने हैदराबाद में नासिर जंग और कर्नाटक में अनवरुद्दीन का पक्ष लिया। तो डुप्ले की ये किंग मेकर वाली रणनीति काम कर गई। शुरुआत में तो जबरदस्त तरीके से काम की। 1749 में फ्रांसीसी समर्थन वाली सेना ने अंबर की लड़ाई में नवाब अनवरुद्दीन को मार डाला। चंदा साहेब कर्नाटक के नए नवाब बन गए। और हैदराबाद में कुछ ही समय बाद नासिर जंग भी मारा गया और डुप्ले ने मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया। मतलब डुप्ले अपनी शक्ति के शिखर पर था। हाँ, उसने पूरे दक्षिण भारत पर एक तरह से फ्रांसीसी नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि खेल खत्म हो गया और फ्रांसीसी जीत गए। लेकिन फिर कहानी में रॉबर्ट क्लाइव की एंट्री होती है। रॉबर्ट क्लाइव? हाँ, जो उस समय कंपनी में महज एक क्लर्क था। क्लर्क? हाँ, एक राइटर, लेकिन उसमें एक असाधारण सैन्य दिमाग था। उस समय अंग्रेजों की हालत बहुत खराब थी। उनके समर्थित नवाब का बेटा मोहम्मद अली त्रिचनापल्ली के किले में घिरा हुआ था और उसका हारना लगभग तय था। तब क्लाइव ने एक ऐसा दांव खेला जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ये तो सुनने में भी अविश्वसनीय लगता है। जब दुश्मन की पूरी सेना आपकी एक चौकी को घेरे हुए है, तब आप अपनी राजधानी से कुछ सैनिक निकालकर दुश्मन की राजधानी पर ही हमला कर दें। यही क्लाइव का मास्टर स्ट्रोक था। उसने कहा कि त्रिचनापल्ली को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि कर्नाटक की राजधानी आरकोट पर हमला कर दिया जाए। और उसे इजाजत मिल गई? किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसे सिर्फ 210 सैनिकों के साथ जाने की इजाजत मिल गई और उसने आरकोट पर आसानी से कब्जा कर लिया। अच्छा। अब चंदा साहब को त्रिचनापल्ली का घेरा छोड़कर अपनी राजधानी बचाने आना पड़ा और क्लाइव ने 53 दिनों तक 53 दिन? हाँ, 53 दिनों तक आरकोट के किले को एक विशाल सेना के खिलाफ डिफेंड किया। इस एक जीत ने पूरा गेम पलट दिया। और इसी बीच फ्रांसीसी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने डुप्ले को वापस बुला लिया। कई इतिहासकार इसे फ्रांस की सबसे बड़ी भूल कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रांसीसी सरकार वो असल में कंपनी के शेयरधारक थे। वो सिर्फ मुनाफा देख रहे थे। अच्छा। पड़ रहा है। वो ये नहीं समझ पाए कि वो भारत में एक साम्राज्य की नींव रख रहा था। बिल्कुल। उसकी जगह जो नया गवर्नर आया, गोडेहू, उसका एक ही मकसद था, शांति स्थापित करना। 1755 में पौंडीचेरी की संधि हुई और दोनों कंपनियों ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। तो यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग रणनीतियां दिखती हैं। एक तरफ डुप्ले, जो भारतीय राजाओं को कठपुतली बनाकर राज करना चाहता था। हाँ, एक अप्रत्यक्ष साम्राज्य। और दूसरी तरफ क्लाइव, जो सीधे सैन्य हस्तक्षेप पर यकीन रखता था। बहुत अच्छा पॉइंट है। डुप्ले का मॉडल ज्यादा जटिल था। अंग्रेजों ने भी बाद में यही मॉडल कई रियासतों के साथ अपनाया। लेकिन क्लाइव का तरीका ज्यादा सीधा था। ज्यादा सीधा और क्रूर। जीत हासिल करो,
दुश्मन को खत्म करो और सीधे नियंत्रण स्थापित करो। और विडंबना देखिए, डुप्ले को तो फ्रांस ने वापस बुला लिया, लेकिन उसके आइडिया को क्लाइव ने पूरी तरह अपना लिया। बिल्कुल। पौंडीचेरी की संधि तो हो गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये शांति ज्यादा दिन चली होगी। आप बिल्कुल सही हैं। ये संधि सिर्फ एक कागज का टुकड़ा थी। दोनों कंपनियां जानती थी कि ये सिर्फ एक सीज फायर है, पीस नहीं। वो बस अगले मौके का इंतजार कर रहे थे। और वो मौका उन्हें एक बार फिर यूरोप ने ही दे दिया। 1756 में वहां सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया, जिसे एक तरह से पहला विश्व युद्ध भी माना जा सकता है। हाँ, जो यूरोप से लेकर अमेरिका और भारत तक लड़ा गया। और इसमें एक बार फिर ब्रिटेन और फ्रांस आमने सामने थे। तो भारत में तीसरे और आखिरी कर्नाटक युद्ध की शुरुआत हुई। इस बार दांव पर क्या था? इस बार दांव पर सब कुछ था। ये फाइनल राउंड था। फ्रांसीसी सरकार ने इस बार पूरी तैयारी के साथ काउंट डी लाली को एक बड़ी सेना के साथ भारत भेजा। लेकिन 22 जनवरी 1760 को वोंडीवाश के मैदान में जो हुआ, उसने भारत में फ्रांस के भविष्य पर मोहर लगा दी। वोंडीवाश का युद्ध, इसे इतना निर्णायक क्यों माना जाता है? क्योंकि ये एक खुली लड़ाई थी। यहाँ कोई भारतीय सहयोगी नहीं था, कोई घेराबंदी नहीं थी। मतलब सीधी सीधी ब्रिटिश बनाम फ्रांसीसी ताकत की आजमाइश। बिल्कुल। एक तरफ थे सर आयरकूट और दूसरी तरफ काउंट डी लाली। इस लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। और उसके बाद लाली को भागना पड़ा और कुछ ही समय में 1761 तक पौंडीचेरी पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो गया। तो ये सिर्फ फ्रांसीसियों की हार नहीं थी, ये एक तरह से भारतीय राजाओं की भी हार थी। सही कहा। उन्होंने अपनी संप्रभुता का एक बड़ा हिस्सा इन यूरोपीय ताकतों को सौंप दिया था और अब खेल में सिर्फ एक खिलाड़ी बचा था, और वो थे अंग्रेज। हाँ, 1763 में जब पेरिस की संधि के साथ युद्ध खत्म हुआ तो फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी जैसी उनकी कुछ बस्तियां वापस तो मिली, लेकिन एक शर्त के साथ। क्या शर्त थी? कि वो अब यहाँ किलेबंदी नहीं कर सकते, सेना नहीं रख सकते। वो अब सिर्फ व्यापारी थे। शासक बनने का उनका सपना हमेशा के लिए टूट चुका था। बिल्कुल। वांडीवॉश के युद्ध ने तय कर दिया था कि भारत में अब सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही सबसे बड़ी यूरोपीय शक्ति होगी। तो अगर इन तीनों युद्धों का सार निकालें तो हमारे श्रोताओं के लिए मुख्य टेकअवेज क्या हैं? पहला टेकअवे तो ये है कि 18वीं सदी में दुनिया कितनी जुड़ी हुई थी। हाँ, यूरोप के एक कोने में हुई लड़ाई भारत में युद्ध का कारण बन जाती थी। दूसरा, इन युद्धों ने भारतीय शासकों की राजनीतिक और सैन्य कमजोरियों को उजागर कर दिया। वो आपस में ही लड़ते रहे और बाहरी ताकतों को मौका देते रहे। सही बात है। और तीसरा, शायद सबसे महत्वपूर्ण, इन युद्धों ने वो सैन्य रणनीति स्थापित की जिसने अंग्रेजों को अपराजय बना दिया। हाँ, कि एक छोटी पेशेवर अनुशासित सेना जो आधुनिक तोपखाने और बंदूकों से लैस हो, वो किसी भी विशाल पारंपरिक भारतीय सेना को हरा सकती है। सेंट थॉमस से लेके वंडीवॉश तक हर बड़ी लड़ाई ने इसी बात को साबित किया। और इन युद्धों ने सिर्फ फ्रांसीसियों को नहीं हराया, बल्कि उस रास्ते को भी साफ किया जो सीधे प्लासी और बक्सर की लड़ाई की ओर जाता था, और जिसके बाद ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत हुई। बिल्कुल। तो कर्नाटक युद्ध सिर्फ दो कंपनियों के बीच मुनाफे की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाली घटनाएं थीं। इन युद्धों ने वो जमीन तैयार की जिस पर अगले लगभग 200 सालों तक ब्रिटिश साम्राज्य खड़ा रहा। और विडंबना देखिए, जिस आदमी ने भारत में फ्रांस के लिए एक साम्राज्य का सपना देखा, वो डुप्ले। हाँ, वो वापस फ्रांस जाकर गरीबी और गुमनामी में मर गया, लेकिन उसका दिखाया रास्ता अंग्रेजों को एक साम्राज्य तक ले गया। और यहीं हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर वंडीवॉश की लड़ाई का नतीजा कुछ और होता, या अगर फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले जैसे रणनीतिकार को वापस न बुलाया होता, तो क्या आज भारत का इतिहास, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति कुछ अलग होती? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में हमें कमेंट में बताएं कि कौन से टॉपिक में आपको डाउट है, हम उसे जरूर क्लियर करेंगे। धन्यवाद।